नमस्कार, मैं अदिति नागर। पॉलिटिकल कॉरिडोर में आप सभी का स्वागत है। वो साल था 1859 का जब दुनिया में पहली बार पेंसिल्वेनिया में विश्व का पहला तेल का कुआं खोदा गया और 1867 तक उत्तरी अमेरिका में क्रूड ऑयल खोज ने दुनिया में क्रांति ला दी थी। यानी कि क्रूड ऑयल, जिस क्रूड ऑयल से पेट्रोल आज दुनिया के उस पहिए को दौड़ा रहा है, रफ्तार बन चुका है, दुनिया का लिक्विड डायमंड जो अब लगातार महंगा होता जा रहा है। इसीलिए तो दुनिया का सरताज वही है जिसके पास इस लिक्विड डायमंड की खदानें सबसे ज्यादा है। अब इसके महंगे होने की वजह से इसे पाना इतना हर किसी के बस की बात नहीं रह गई है। तभी तो खोज अब विकल्पों की हो रही है और पेट्रोल का सबसे बढ़िया विकल्प है ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज बात करेंगे इसी पर। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। हिंदुस्तान में अब पेट्रोल कंपनियां रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम शहर दर शहर दर्ज कराती हैं और यही दाम तय करते हैं कि भाड़ा क्या होगा और माल की ढुलाई किस रेट पर होगी। बाजार में यही दोनों तय करते हैं कि सामान किस रेट पर निकलेगा, किस रेट पर बेचा जाएगा। यानी पेट्रोल की कीमत महंगाई को नियंत्रित कर रहे हैं और ये बात कोई नई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ऐसे में भारत जहां पेट्रोल बाहर से आयात करता है, इंपोर्ट हो रहा है, वहां महंगाई का ये सिस्टम पेट्रोल की कीमत पर काफी ज्यादा निर्भर हो जाता है। अब महंगाई को तोड़ना है तो पेट्रोल की विकल्प के बारे में तलाशना जरूरी हो जाता है और उसकी तलाश करनी ही होगी। मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में इस विकल्प पर काम किया और देश को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तैयार भी किया, जिससे देश के ट्रांसपोर्ट की डिपेंडेंसी पेट्रोल डीजल पर कम हो सके और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। मोदी के सपनों का भारत, वो बुलंद भारत जो सोने की चिड़िया की तरह जगमग है और अब कदम उसी मंजिल को पाने की ओर है। विज्ञान में एक सबसे बड़ी कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो फिर आखिर दुनिया में ऐसा क्या हो गया कि दुनिया में इलेक्ट्रिक कार का आविष्कार हो गया? अब इसका सीधा सा जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। लगातार हम सुनते आते हैं ग्लोबल वार्मिंग, भारत में, भारत के बाहर, पूरी दुनिया में। ग्लोबल वार्मिंग को ऐसे समझिए कि कार, फैक्ट्री या बाकी तमाम जितनी भी चीजें हैं जिससे कार्बन का धुआं एमिशन निकलता है, उसकी वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और धरती का तापमान बढ़ने से पृथ्वी का मौसम बिगड़ता जा रहा है और मौसम के बिगड़ने से कुदरती आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर्स, इंसान अब उसका निशाना बनता जा रहा है। आप, हम, हमारे परिवार वाले, रिश्तेदार जो इस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो लोग। और कैसे, इसके लिए आपको कुछ आंकड़े समझाते हैं, उन पर गौर करना होगा। हिंदुस्तान में 2022 में 245 दिन तक कुदरती आपदा रही। एक बार फिर गौर फरमाने वाली बात है कि हमारे देश में जो 2022 पिछला साल निकला है उसमें 245 दिन तक तो नेचुरल डिजास्टर्स ही रहे। यानी 245 दिन में कोई ना कोई इलाका प्राकृतिक आपदा से जूझता रहा, कांपता रहा। पूर्वी भारत में बाढ़ और चक्रवात का कहर रहा, दक्षिण भारत में बाढ़ से हलकान किया गया और उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से हाहाकार मच गया। पहाड़ी इलाकों में अवलांच या लैंडस्लाइडिंग लगातार होती रही, जो हम अक्सर सुनते हैं, जिस पर भैंस भी छिड़ी गई है। अब जब कुदरत को इतना ज्यादा खतरे में डाल ही दिया गया है तो कुदरत भी कंफ्यूज हो चुकी है। ऐसी स्थिति आ चुकी है और इतना ट्रांजिशन हुआ, मौसमों में इतना बदलाव देखने को मिल रहा है कि तमाम चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं कि पूरी दुनिया में कुदरती आपदा देखने को मिल रही है लगातार। अब हिंदुस्तान का ताजा उदाहरण हम सबके सामने है, जोशीमठ, जहां 50 मीटर तक नीचे दरारें पहुंच चुकी हैं। पूरा जोशीमठ कभी भी धंस सकता है। अब जब विनाश की ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी हैं तो हम क्या करेंगे और हमें क्या करना चाहिए? और इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि आफत की स्थिति में, आपदा की स्थिति में सबसे पहले तो रुकना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए।
और जब दुनिया में रुक कर इस समस्या के बारे में सोचा गया और धरती को बचाने की स्थिति में आवश्यकता समाधान के बारे में सोचा गया तो आविष्कार हुआ इलेक्ट्रिक वाहनों का। अब सवाल है कि इलेक्ट्रिक वाहन ही क्यों? इसका जवाब समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए, पारंपरिक गाड़ियां जो हैं पेट्रोल से चलती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं बिजली से चलती हैं। अब पेट्रोल डीजल कार कार्बन का धुआं छोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जीरो पोल्यूशन करती हैं। पेट्रोल डीजल की गाड़ियां PM 2.5 भी निकालती हैं, पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां कोई भी एमिशन नहीं करती। अब पूरी दुनिया की सड़कों पर जो ये पारंपरिक कारें हैं जिनमें ये पेट्रोल डीजल तमाम चीजें होती हैं, उसकी अपेक्षा इलेक्ट्रिक कारों की भी ओर स्विच करने की एक और वजह है, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कारण यह है कि जो पारंपरिक ऊर्जा का जो सोर्स है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, सब एक वक्त के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे में जो गैर पारंपरिक ऊर्जा का जो सोर्स है उस पर हमें स्विच करना ही होगा, क्योंकि अब आपको बताते हैं क्यों। बिजली तो पानी से बनती है, नदियां बहना कभी बंद नहीं करेंगी। सोलर ऊर्जा से भी बिजली बनती है, हवाओं से भी बिजली बनाई जाती है, और बिजली कभी खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए भारत सरकार ने पिछले 8 सालों में पहले तो ईवी गाड़ियों के लिए माहौल तैयार किया, और अब धीरे धीरे ईवी कार के मार्केट को प्रमोट कर ईवी कारों के लिए समाज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार दरअसल दुनिया में कभी भी कार जो है वो आवश्यकता या किसी ज़रूरत का सामान नहीं मानी जाती थी। कार के जरिए समाज में इंसान अपना स्टेटस सिंबल ढूंढता था या उसी चीज़ को तलाशता था। ऐसे में अब पारंपरिक कार को छोड़कर ईवी कारों पर लोगों का भरोसा आसान नहीं होगा। क्लाइमेट के विषय पर बहुत ही साहस और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अन्य सभी विकासशील देशों की पीड़ा भी समझता है, उन्हें साझा करता है और उनकी अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति भी निरंतर करता रहेगा। अब हर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी जारी कर दी गई है। सब्सिडी का सीधा सा मतलब यह है कि जब आप ईवी की कार को खरीदते हैं तो पूरी कीमत पर कुछ फीसदी कीमत का भुगतान सरकार करेगी और आपको छूट भी मिलेगी। सरकार जानती है कि जब इस छूट का लाभ उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अब ईवी गाड़ियां खरीदने का मन बनाएंगे, उस पर स्विच करेंगे, और जिससे कार्बन एमिशन कम होगा और धरती पर्यावरण से जो तमाम जो ये पोल्यूशन है इन तमाम में सुधार आने को, आपको सुधार देखने को मिल सकता है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश हम एक फॉर एग्जांपल एक स्टेट लेते हैं, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। अब यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी दी है और उन्होंने जो पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि सब्सिडी दी जाएगी। बाइक और कार कुछ भी खरीदने पर आपको छूट का फायदा मिलेगा। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर या खरीदने पर भी आपको सरकारी छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक बाइक को खरीदेंगे अगर, पहले 2 लाख लोग, जो 2 लाख ग्राहक होंगे, उनको 5,000 की छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर के खरीदने वाले जो पहले 50,000 ग्राहक होंगे उनको 12,000 की छूट मिलेगी। और ईवी कार खरीदने वाले पहले 25 ग्राहकों को 1 लाख तक की छूट मिलेगी। यानी आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे कि आप स्विच करने का सोचें। और यही नहीं, शुरुआती 400 इलेक्ट्रिक बस खरीद पर 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। ये छूट तो केवल प्राइवेट यूजर्स कार, 3 व्हीलर, बस और बाइक के लिए है, लेकिन यूपी के ईवी पॉलिसी में जो रोड टैक्स में भी छूट प्रावधान किया गया। अब पहले 3 साल में खरीदे गए वाहनों पर आरटीओ फ्री रहेगा। यूपी में जो बने वाहन हैं उसे खरीदने पर जो चौथे 5वें साल भी आरटीओ फ्री रहेगा। कुल मिलाकर 3 से 5 साल तक का आरटीओ आपको फ्री मिलेगा। अब अर्थशास्त्र ये भी कहता है कि केवल आरटीओ पर छूट हो या फिर कार खरीद पर छूट हो, उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर कारों को बनाने में लागत ज्यादा आएगी तो जाहिर तौर पे वाहनों के दाम भी ज्यादा होंगे, और इसीलिए ईवी कार बनाने वाला जो प्लांट है उसको भी सब्सिडाइज करना होगा, जिसके लिए अब सरकार तैयार हो चुकी है। यानी सरकार अब 360 डिग्री सोच रही है कि कैसे लोगों को ये एक्सेप्टेंस बढ़ाई जाए कि वो ईवी पर स्विच हों।
तो ईवी पर वो हर पॉसिबल चीज, क्योंकि आप कहेंगे कि कार सस्ती नहीं है तो हम क्यों स्विच हों, और ऐसे तमाम सवाल ईवी यूजर जो हो सकते हैं उनके मन में आएंगे, जिसका हम जिक्र आपको लगातार करेंगे। सारे क्यों, क्या, किंतु, परंतु तमाम बातों का जिक्र हम आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में आपको करेंगे। अब हिंदुस्तान में 32 राज्य हैं और केंद्रीय व्यवस्था अलग से है। ऐसे में अगर आपको ईवी का पूरा कामयाब तंत्र तैयार करना है तो इसके लिए एक सामूहिक भागीदारी तय करनी होगी, यानी सरकार तो जो कर रही है उसे और बेहतर करे, ज्यादा आइडियाज के साथ करे, लेकिन अगर आपका भागीदारी नहीं होगी, अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी, अगर आप पर्यावरण को नहीं बचाना चाहेंगे, अगर आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे, उसी लिए अपन को धीरे धीरे ईवी पर स्विच होना जरूरी है, और जिसके लिए देश के कई राज्यों ने बुनियादी तैयारी भी पूरी कर ली है, लेकिन भागीदारी आपकी भी होगी। अब दिल्ली में कीमतों में सब्सिडी के साथ आरटीओ फ्री है, महाराष्ट्र में भी कीमतों में सब्सिडी के साथ आरटीओ फ्री है, गुजरात में भी कीमतों में सब्सिडी के साथ आरटीओ फ्री है, असम में भी यही स्थिति है, इसी तरह से प्लान है। मेघालय में ईवी गाड़ियों पर कीमत जो भी होगी उस पर भी छूट दी जा रही है। अब देश में ईवी पर मिलने वाली इन सब्सिडी से सरकार 3 लक्ष्यों को हासिल करना चाहती है, जैसे कि जो संभव भी दिख रहे हैं और जो वास्तविक भी है। ईवी की खरीद में बढ़ोतरी हो, सड़कों पर बढ़ता हुआ कार्बन एमिशन कम हो, बिजली सस्ता जो फ्यूल है, जो बिजली सस्ता ईंधन है, और तो और ये गैर पारंपरिक ईंधन है जिसके उपयोग से सस्टेनेबल विकास हासिल होगा, और पिछले साल के दिसंबर तक इसको पूरे तरीके से तैयार कर लिया गया है। अब कैसे? देश में 2700 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। दरअसल मैं आपको बात करूं, जैसे मैं गुड़गांव से दिल्ली तक आती हूँ, जाहिर तौर पे पेट्रोल अगर कम होता है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मैं किसी भी हर आधे किलोमीटर की दूरी पे मुझे पेट्रोल पंप दिखेगा, मैं जाऊंगी पेट्रोल भराऊंगी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर मैं खुद स्विच करती हूँ ईवी पर, तो क्या ये संभव है कि हर आधे किलोमीटर में मुझे ईवी स्टेशन मिल जाएंगे? पहला। दूसरा कि पेट्रोल भराने में लगभग 2 से 3 से 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन ईवी चार्जिंग में कैसे होगा? तो ये तमाम तरह के सवाल रहेंगे। लेकिन अब देश में 2700 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। पिछले साल तक ये केवल 300 थे, यानी काम किस रफ्तार से हो रहा है ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी 2700 चार्जिंग स्टेशन में 5500 कनेक्टर भी लगे हैं, यानी कि प्लान ये है कि 2025 तक देश में 10,000 चार्जिंग स्टेशन लग जाएंगे, जबकि 2030 तक देश में लगभग 21 लाख स्टेशन की जरूरत होगी। यानी कि कैसे कैसे ये प्लानिंग है कि हम इवेंचुअली धीरे धीरे ईवी पर शिफ्ट होंगे। अब अगर ये सपना इतना ही आसान है, ये बात भी सही है, सुहाना भी लगता है बात कर रहे हैं तो फिर इसे लागू जल्द से जल्द क्यों नहीं किया जाता? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये रास्ता सुहाना है, रोमांचक है, लेकिन आसान कतई नहीं है, क्योंकि ईवी की भी अपनी कार जो अपनी तमाम चीज़ें, उसकी कुछ मजबूरियां हैं, उसकी कुछ लिमिटेशन है, और इलेक्ट्रिक इंजन वाले वाहनों की खरीद को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते आए हैं। अब पहला सवाल, ईवी गाड़ियां काफ़ी महंगी हैं, जाहिर तौर पे। दूसरा सवाल बनता है कि मिनटों में चार्ज नहीं हो सकती हैं, जैसा अभी मैं आपको जिक्र कर रही थी। तीसरा यह है कि दूरी तय करने के लिए बैटरी की लिमिटेशन होती है। चौथा, घरेलू उपयोग में ही बिजली की आपूर्ति कम है। पांचवा कि ईवी के आने से पुरानी गाड़ियों का क्या होगा? अब देखिए, माना कि बिजली काफ़ी सस्ती है, लेकिन जब देश में घरेलू उपयोग के लिए शहरों और गांव में बिजली नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर कारों के चार्जिंग स्टेशन को कैसे बिजली मिल पाएगी? सबसे बड़ा सवाल। भले ही अभी बिजली सस्ती है, लेकिन आने वाले वक्त में जो मांग बढ़ने पर यही बिजली महंगी हो जाएगी। तो अभी ग्राहक हाइब्रिड वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ईवी में ये कैसे संभव है? और इसका जवाब अभी तक नहीं मिला, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है। पर इसके लिए सरकार देसी ग्राहकों के तमाम सवालों के जवाब देकर ईवी के उत्पादन, मांग और खरीद सभी को प्रोत्साहित भी कर रही है। कैसे? ये समझते हैं। अब देखिए, ईवी ग्राहकों का पहला सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग की दिक्कत आएगी, उसका क्या समाधान है? इसका जवाब यह है कि सरकार कहती है कि जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं, पेट्रोल पंप पर चार्जिंग फैसिलिटी होगी,
होटल, सोसाइटी, सार्वजनिक पार्किंग की चार्जिंग की व्यवस्था होगी। अब ईवी ग्राहकों का दूसरा सवाल है कि इतने वाहन चार्जिंग में बिजली खपत बहुत बढ़ जाएगी, उसकी आपूर्ति कैसे होगी? इसका जवाब यह है कि सरकार ने ये जवाब कहा है कि सोलर एनर्जी से चार्जिंग की व्यवस्था होगी। जहां चार्जिंग पॉइंट होंगे वहां सोलर पैनल लगाकर आपूर्ति होगी। अभी भारत का जो पावर सेक्शन है उसमें 48% हिस्सा सोलर पावर का है, जिससे 60% तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और उस वजह से एक फायदा ये होगा कि थर्मल के मुकाबले आधी कीमत वाली सोलर से चार्जिंग सस्ती होगी। अब ईवी ग्राहकों का तीसरा सवाल, उनका ये मानना है कि पेट्रोल डीजल वाले वाहनों का क्या होगा। और दरअसल ईवी के ग्राहक कौन है? आप, हम, क्योंकि इवेंचुअली हम भी जब शिफ्ट होंगे तो ये तमाम वो सवाल है जो हमारे मन में आज पैदा हो रहे हैं। अब देश की स्क्रैप पॉलिसी का क्या होगा? और सरकार का इस पर जवाब ये है कि 15 साल के बाद सभी सरकारी वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। प्राइवेट वाहनों की पहले जांच की जाएगी और इसके बाद इनको स्क्रैप पॉलिसी के तहत उन्हें नष्ट किया जाएगा। ईवी ग्राहकों का चौथा सवाल यह है कि इतने वाहन स्क्रैप करने से क्या देश को नुकसान नहीं होगा? इसके जवाब में सरकार ने जवाब दिया है कि स्क्रैपिंग में विन विन की स्थिति है। स्क्रैपिंग से एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक की जो रिसाइकलिंग होगी उससे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के जो कॉस्ट है वो 30% कम हो जाएगी। हम दुनिया में नंबर 1 ऑटोमोबाइल एक्सपोर्टर बन सकते हैं। अब देश में अभी 4.5 करोड़ युवा के पास रोजगार है, लेकिन इस स्क्रैप पॉलिसी से 3.5 करोड़ युवाओं के अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न हो सकता है। यानी कि देश में स्क्रैप पॉलिसी कैश पॉलिसी की तरह हो सकती है। और वो कैसे, एक बार फिर उसे समझते हैं। देखिए, जिस तरीके से स्क्रैप पॉलिसी में स्क्रैप से बदले कैश मिलेगा, नया वाहन खरीदने से छूट मिलेगी, 2.8 करोड़ वाहन जो हैं 2025 तक कबाड़ हो जाएंगे और इनमें सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में 17% कमी होगी। PM 2.5 से एमिशन में 24% तक की भी कमी आएगी। BS2, BS3 वाहनों के स्क्रैप से 80 लाख टन तेल की बचत होगी। ये आंकड़े इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जब आंकड़े पर बात होती है तो समझ आता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करें कि हम ईवी पर शिफ्ट हों और क्यों हों। अब इस समय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो 4.5 लाख करोड़ रुपए का है, जो इस स्क्रैप पॉलिसी के बदौलत 10 लाख करोड़ हो सकता है। तो अच्छी बात यह है कि जो लोग नए स्टार्टअप्स या नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं वो इस पर ज़रूर गौर कर सकते हैं। और इस पॉलिसी से जो फ्यूल एफिशिएंसी सुधरेगी, प्रदूषण कम होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट होने से देश का जो जो सबसे बड़ी समस्या है वो एक लिथियम आयन बैटरी की है। क्योंकि बैटरी ईवी का दिल होता है और दिल के कमज़ोर होने से या बंद होने से ईवी गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी। अब ईवी को जिंदा रखना है तो लिथियम आयन बैटरी को मजबूत और छोटा बनाना होगा। इसके लिए भारत लिथियम और निकिल का इंतज़ाम कर रहा है। और एक और आपको बात बता दें कि लिथियम आयन बैटरी के लिए फिलहाल हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, यानी कि हमको चाइना की डिपेंडेंसी खत्म करनी है। तो अब आपको बता दें कि लिथियम आयन और निकिल का इंतजाम भारत कैसे कर रहा है। साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल का जो रुख किया गया है, चिली की बात करें, बोलिविया की बात करें, अर्जेंटीना, ये लिथियम आयन ट्रायंगल कहलाए जाते हैं। और भारत ने इसी लिथियम आयन ट्रायंगल से समझौता किया है। और भारत ऑस्ट्रेलिया से भी लिथियम का खरीद कर रहा है और निकिल उड़ीसा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो भारत इंडोनेशिया से भी निकिल की खरीद कर सकता है। ये हुए कि क्या क्या ऑप्शंस की तैयारी हो रही है। यानी कि ये तय हो चुका है कि भारत में अब प्रण ले लिया है कि अब भारत की हवा में प्रदूषण के खतरे को कम करना है और ये प्रण आपको भी लेना है। जहरीली हवाओं को साफ करना है, क्योंकि पिछले 1 साल में 90 लाख लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हुई। हिंदुस्तान में हर साल 24 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मरे। ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। और स्मोकिंग और प्रदूषण दोनों से मरने वालों की संख्या समान है। प्रदूषण की वजह से हार्ट अटैक,
स्ट्रोक, लंग्स कैंसर और डायबिटीज़ जैसी चीज़ें होती हैं। दरअसल हम जब भी उठते हैं सोकर, और कई बार हमें पता लगता है कि एक 35 साल का व्यक्ति, एक 38 साल के व्यक्ति जो बहुत फिट था, जिम जा रहा था, जिम करते करते उसको हार्ट अटैक हो गया। ये सभी कारण है क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वही खराब है, और जब हम वो हवा खराब है जिसके लिए कभी कुछ भी हो सकता है, उस हवा को ठीक करने के लिए आज इस शो में हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है कि हमें पेट्रोल से ईवी पर शिफ्ट होना है। अब जैसे कोल, पेट्रोल, ये जो तमाम जो फ्यूल हैं, इनके जलने से जो पैदा होते हैं ना कण, वो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होते हैं। इससे कई बार हमें वजह नहीं पता होती। यंग आदमी है, हार्ट अटैक हो गया, हम सब शॉक में चले जाते हैं, कुछ दिन फिटनेस पर भी ध्यान रखते हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि रोज सुबह उठ के उसी पेट्रोल की गाड़ी में, उसी हवा में हम सांस ले रहे हैं, और फिर किसी का कोई भरोसा नहीं होता। बजाज, टीवीएस, हीरो सबकी आ गई, और अपने घर में रात को जाके वो चार्ज करते हैं। यानी आप समझ लीजिए 1 लीटर पेट्रोल जितने माइलेज देता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 रुपये 6 रुपये खर्चा है, और प्रदूषण नहीं है। अब इलेक्ट्रिक कार 450 किलोमीटर तक चार्ज होके जाती है, और रात को घर आए कि चार्ज होती है। पर प्रॉब्लम कहाँ है? अब जैसे दिल्ली से मुंबई जाओगे तो चार्जिंग नहीं पड़ेगा। अगर आप दिल्ली से कश्मीर जाएंगे, अभी हम दिल्ली कटरा रोड बना रहे हैं, अमृतसर बना रहे हैं, 4 घंटे में अमृतसर, 6 घंटे में कटरा, 8 घंटे में हम श्रीनगर। अब ऐसे रोड पर जाएंगे तो वहाँ रास्ते में चार्जिंग करना पड़ेगा। तो 670 हम रोड साइड एमिनिटीज़ NHAI की तरफ से बना रहे हैं, जिसमें से 70 का काम लगभग पूरा होते आया है। हर जगह चार्जिंग स्टेशन है। भारत में ईवी का तंत्र लाना मोदी सरकार का ड्रीम विजन है, आपका और हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि ये ईवी की आत्मनिर्भरता भारत को तमाम परेशानियों से आजाद करा देगी। भारत पेट्रोल बाहर से आयात कराता है, जबकि बिजली को घर में ही उपलब्ध हो रही है। इसीलिए अगर आपने ऊर्जा पर काबू कर लिया तो आप सारी महंगाई तंत्र को भी कंट्रोल कर लेंगे। कहें तो ईवी का सपना ही भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है। फिलहाल पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।